हो गया। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं और तैयारी के क्रम में ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, 16 महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म कर चुके हैं। उसके बाद जब 16 महाजनपद को जब हम लोग पढ़ रहे थे, उसी समय हम लोग एक जनपद मगध को भी देखे थे। तो मगध जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक समृद्ध और व्यापक क्षेत्र में अखंड भारत के रूप में जो निर्माण हुआ, उस मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में आज हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि मगध साम्राज्य में प्रमुख कौन कौन वंश हुए और प्रमुख शासक। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष को देखें तो 16 महाजनपद में ये सबसे समृद्ध महाजनपद था। समृद्ध महाजनपद होने के कई रीजन थे। इसका क्षेत्र उपजाऊ था और साथ में लोहा व्यापार इस क्षेत्र में काफ़ी व्यापक स्तर पे हो चुका था। यहाँ के लोग हाथी ज़्यादा पालने लगे थे, जिससे व्यापार ज़्यादा समृद्ध हो गया था। ये क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और सभी तरह के चोर लुटेरों से सुरक्षित था। तो आज जाने कि मगध जो वर्तमान किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो मगध दक्षिण बिहार। हम लोगों ने बिहार को जब देखें तो बिहार को गंगा नदी 2 भागों में बांट देती है। तो ये गंगा नदी के जो दक्षिण बिहार वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण बिहार का जो क्षेत्र है, ये मगध साम्राज्य का क्षेत्र होता, जिसमें वर्तमान पटना और गया का क्षेत्र, ये मगध क्षेत्र को आधुनिक रूप में देख सकते हैं। तो हम क्या देखें कि मगध किस क्षेत्र में अवस्थित है? दक्षिण बिहार में। आधुनिक कौन सा क्षेत्र है? तो पटना और गया। मगध का प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज। शुरुआत में राजधानी गिरिवर्ज, उसके बाद राजगिरी हुआ। बाद में शासक अपने अनुसार राजधानी को परिवर्तित करते रहे, तो गिरिवर्ज, राजगिरी और आधुनिक रूप में पाटलिपुत्र अंत राजधानी बना रहा। मगध साम्राज्य में हम लोग राजधानी को देखें तो 3 राजधानी याद रख लेंगे कि प्राचीन राजधानी या शुरुआत की राजधानी कौन सा था? गिरिव्रज। मगध की प्राचीन राजधानी गिरिव्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी है। तीनों राजधानी को याद रखना। अब देखें कि मगध के प्रमुख राजवंश। तो मगध में 3 प्रमुख राजवंश हुए। कौन कौन से राजवंश हुए? तो सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और नंद वंश। 3 वंश प्रमुख हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो हम लोग हर्यक वंश को पहले पढ़ लें, कालक्रम को देख लें, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट याद नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन देखना जरूरी है कि हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक के काल में रहा। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हुए। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। ये बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए? बिंबिसार 15 वर्ष के उम्र में शासक बन गए और 52 वर्ष तक अपने सत्ता पर स्थापित रहे। तो हम क्या देखें कि हर्यक वंश का संस्थापक क्या उन्होंने? बिंबिसार। जैन ग्रंथों में इसे श्रेनिक कहा जाता है। दूसरे नाम क्या? बिंबिसार। जैन ग्रंथों के अनुसार इन्हें श्रेनिक कहा गया। मगध साम्राज्य के विस्तार में हर्यक वंश के बिंबिसार शासक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए यह विवाह नीति या विवाह के माध्यम से अपने क्षेत्र को विस्तार करते हैं। इसी क्रम में देखते हैं कि कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन, कौशल राज के पुत्री प्रसेनजीत की बहन प्रथम पत्नी महाकौशला देवी से, किससे अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए शादी किया? प्रथम शादी महाकौशला देवी, जिससे उसे दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ। दहेज में क्या प्राप्त हुआ? काशी प्रांत। कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से बिंबिसार की शादी हुई, जिससे उसे काशी प्रांत दहेज में प्राप्त हुई। दूसरा देखें तो चेतक की पुत्री लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से शादी की। चेलना, दो पत्नी, एक महाकौशला देवी, दूसरा चेलना, जिससे क्या मिला? काशी प्रांत, यहाँ से लिच्छवी। अब पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी, क्षेत्र देखिए, पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा, इनसे शादी हुई। इनसे माध्यम से भी क्षेत्र का विस्तार हुआ। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि बिंबिसार क्षेत्र विस्तार के लिए जो विवाह नीति को अपनाया था, जिसमें 3 शादियां की। प्रथम शादी महाकौशला देवी, चेलना दूसरा, तीसरा क्षेमा। पहला महाकौशला, दूसरा चेलना, तीसरा क्षेमा। ये तीनों बिंबिसार अपने क्षेत्र विस्तार के लिए वैवाहिक नीति इस क्षेत्र से किया। बिंबिसार ने युद्ध के माध्यम से भी इस क्षेत्र को जीते। तो बिंबिसार युद्ध के माध्यम से अंगराज को जीतकर वहां के शासक अजातशत्रु को बनाए। बिंबिसार अंगराज को जीतकर युद्ध के माध्यम से, विवाह के माध्यम से हम लोगों ने देख लिया। अब देखें कि अंग को जीतकर अजातशत्रु को वहां के शासक बनाया। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र है, जो चेतक की पुत्री लिच्छवी राजकुमारी चेलना से जन्म हुआ, जिसका किससे? चेलना से, अजातशत्रु का। अजातशत्रु को कहाँ का? तो अंग को जीतकर वहां के शासक प्रतिनियुक्त कर दिए। अब उन कई राज्यों के साथ मित्रता संबंध भी हुए। तो अजातशत्रु अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत, क्या याद रखेंगे? चंद्रप्रद्योत को याद रखेंगे, जो अवंती के शासक थे। इनसे मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए और उसके इलाज के लिए अपना राजवैद्य जीवक को उनके दरबार में भेजा। जीवक राजवैद्य था, जिसको चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए कहाँ भेज दिए? अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के यहाँ जीवक को इलाज के लिए भेज दिए। जीवक क्या थे? राजवैद्य थे। किसके राजवैद्य थे? तो बिंबिसार। अब देखें अजातशत्रु, जो इसके पुत्र हुए। अजातशत्रु को देखें, इसे जैन ग्रंथों में कुनिक नाम से जाना जाता है। कुनिक नाम से जाना जाता है। ये प्रसेनजीत की पुत्री, इनका अजातशत्रु हमेशा प्रसेनजीत से इनका विवाद चलता रहा। बाद में प्रसेनजीत तो उनका क्या लगते? मामा के रूप में ही लगते। प्रसेनजीत से विवाद हमेशा उसका चलता रहा। बाद में दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित हो गया और प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से इनका विवाह हो गया। वजीरा से विवाह हो गया। दोनों से बीच में विवाद चलता रहा। बाद में जो है वजीरा से उनका विवाह हो गया। इन्होंने लिच्छवी, अपने ननियाल लिच्छवी जहाँ थे, तो लिच्छवी पर विजय प्राप्त कर लिए। उन्होंने लिच्छवी पर विजय प्राप्त किए, जिस युद्ध में रथमुसल, महाशील, कंटक का प्रयोग किए। ये याद रख लेना है कि लिच्छवी पर विजय किसने प्राप्त की? अजातशत्रु ने प्राप्त की। काशी और वैशाली को भी मगध साम्राज्य में मिला लिए। काशी और वैशाली को भी मगध साम्राज्य में मिला लिए। मगध एक बृहत या अखंड भारत के रूप में जो तैयार हो रहा था, हम लोगों ने देखा कि बिंबिसार के माध्यम से कई राज्य मिले। उसके बाद अजातशत्रु के माध्यम से लिच्छवी, काशी और वैशाली को मगध के अंग में मिला दिया गया। अब देखें कि अजातशत्रु का पुत्र उदयन, ये
बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। उदयन जब गद्दी पे बैठे तो गंगा और सोन नदी के किनारे, गंगा और सोन नदी के किनारे या संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। तो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने की? उदयन ने की। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि मगध साम्राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र बनाया कौन? उदयन ने बनाया, और उदयन के द्वारा ही राजधानी को स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र लाया गया था। तो पाटलिपुत्र का स्थापना भी देख लिए, साथ में हम लोग पाटलिपुत्र का राजधानी किसने बनाया उनको भी देखे। हर्यक वंश, कौन सा वंश देख रहे थे हम लोग? हर्यक वंश। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक हुए। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक। तो हर्यक वंश में हम लोग 4 शासक को देखे। कौन कौन से शासक देखे? बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। हर्यक वंश में कितने शासक देखे? 4। बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक, उदयन। तो बिंबिसार भी अपना क्षेत्र को विस्तार किए विवाह नीति और युद्ध के माध्यम से। अजातशत्रु भी युद्ध के माध्यम से अपना क्षेत्र को विस्तार किए। लेकिन उदयन को क्या किए? तो पाटलिपुत्र, इसको भूलेंगे नहीं कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने की। नागदशक जो अंतिम उदयन का पुत्र नागदशक, नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी। उन्हीं के अमात्य के द्वारा शिशुनाग के द्वारा नागदशक की हत्या कर दी जाती है और शिशुनाग वंश की स्थापना किया जाता है। नागदशक की हत्या किसने की? शिशुनाग ने की। और कौन से वंश का स्थापना किया? शिशुनाग वंश का स्थापना किया गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने किया, और शिशुनाग ने हत्या करके कौन से वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश को देखें, शिशुनाग ने भी मगध साम्राज्य के विस्तार पर बल दिया और अवंती वत्स, अवंती 16 महाजनपद में हम लोगों ने देखा था इन सबको। तो ये सब जनपद पर अपना अधिकार कर लिया। अवंती और वत्स पर अधिकार किसने किया? शिशुनाग ने किया, और अपना राजधानी को स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र से वैशाली लेके चले गए। तो शिशुनाग में जो महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि राजधानी को पाटलिपुत्र जो उदयन के द्वारा स्थापित या बनाया गया था और राजधानी भी लाया गया था, उसको कहाँ लेके चले गए? शिशुनाग, वैशाली लेके चले गए। अवंती और वत्स पर अधिकार कर लिए। अब देखिए शिशुनाग का पुत्र कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक पुनः राजधानी को स्थानांतरित कर या परिवर्तित कर कहाँ ले आए? पाटलिपुत्र, जहां उदयन ने रखे हुआ था। वानभट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार, वानभट्ट के हर्षचरित्र, इसके बहुत VVI है, इसे याद रख लेना है कि याद रखना है कि प्राचीन काल की पुस्तक। वानभट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार कहा गया है कि जब कालाशोक पाटलिपुत्र में घूम रहे थे, उसी समय महापद्म नंद ने इसे चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। तो कालाशोक की हत्या किसने की? महापद्म नंद ने कालाशोक की हत्या कर दी। क्या देखे? शिशुनाग वंश में 2 शासक को हम लोगों ने देखा। पहला शासक किसको देखे? शिशुनाग ही, जो किसको मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की? नागदशक को मारकर। फिर दूसरा देखे क्या? कालाशोक। कालाशोक क्या देखे? कि पाटलिपुत्र राजधानी लाए। वानभट्ट के हर्षचरित्र के अनुसार ये जानकारी मिलता है कि जब पाटलिपुत्र में घूम रहे थे, उस समय महापद्म नंद ने इन्हें चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी, और महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। इसमें आप लोगों ने देखा होगा, सब पिता पुत्र को मार रहा है और अपने सत्ता पर स्थापित हो रहे हैं। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश में कौन से वंश?
पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता। अब देखें नंद वंश को जाने। नंद वंश का संस्थापक कौन हो गए? महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश का स्थापना किसको मार कर किए थे? तो कालाशोक को मार के हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक कहा जाता है। सर्व छत्रांतक का अर्थ होता है सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला या सभी क्षत्रियों का विनाशक। तो महापद्म नंद विस्तार तो क्षेत्र नहीं कर पाए, लेकिन उसी समय मगध साम्राज्य का बहुत बड़ा रूप, अखंड रूप तैयार हो चुका था। उसी समय नंद वंश में एक शासक घनानंद हुए। धनानंद के दरबार में चाणक्य एक गुरु गए धनानंद से मिलने के लिए, लेकिन धनानंद के द्वारा चाणक्य को अपमानित किया गया। अपने भरी दरबार में चाणक्य जो गुरु थे उसे क्या किया गया? अपमानित किया गया। किनके द्वारा? घनानंद के द्वारा। चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य को अपने लिए तैयार किया, इसे वीर योद्धा के रूप में तैयार किया और धनानंद से बदला लेने के लिए चाणक्य ने धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी। तो चाणक्य जो कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, इसे कहाँ धनानंद जो है अपने दरबार में अपमानित किया था, उसका बदला लेने के लिए किसको तैयार किया? चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर ये नंद वंश को अंत कर दिए। किसकी हत्या करने के बाद? धनानंद की हत्या करने के बाद। घनानंद को याद रख लेना है कि ये सिकंदर के समकालीन थे। किसके समकालीन? सिकंदर के समकालीन। कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं घनानंद किसके समकालीन थे, तो सिकंदर के समकालीन थे। और धनानंद की जब हत्या हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक साम्राज्य या एक अपना वंश स्थापित कर लेता है, जिस वंश का नाम मौर्य वंश है, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसे बार बार या एक दो बार देख लेंगे। उम्मीद है कि बेहतर या अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू।